लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिया 24x7 केयर फाउंडेशन और फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, इसलिए हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू डिटेक्ट कैंसर इन अर्ली स्टेज, ताकि आप 24x7 और फोर्टिस हॉस्पिटल आप सभी के लिए कैंसर के बारे में अवेयर करवा सके। इसीलिए आप सभी के लिए यह वेबिनार लेकर आए हैं और आपको मैं यह बताना चाहूंगी जिससे आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। हमारे साथ जुड़े हैं राजीव रंजन जी, हु इज रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली पुलिस। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी नेहा रस्तोगी जी को, who is a consultant infection disease Fortis Memorial Research Institution from Gurgaon. And thank you so much for coming in this platform, ma'am. And mic over to नेहा जी। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम, योर वॉइस इज ऑडिबल। हेलो सबको हेलो तो एवरीवन। सो जैसा कि सोनिया ने पहले ही बताया है कि आज कैंसर अवेयरनेस का दिन है, तो हम सब जानते हैं कि कैंसर अवेयरनेस का दिन क्यों मनाया जाता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए ताकि लोगों में मैक्सिमम से मैक्सिमम जागरूकता और अवेयरनेस फैले। और वो क्यों फैले? क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आई एम श्योर हर कोई आज की डेट में भी जानता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि किसी भी चीज का उपचार सबसे बेस्ट क्या है कि वो चीज हो ही ना, उसका बचाव हो सके। तो वो बचाव होने के लिए सबसे पहले बहुत जानना जरूरी है कि क्या हम कैंसर जैसी चीज से पीड़ित है भी या नहीं। पहले टाइम में हम बोलते थे कि अगर एक बार किसी को कैंसर हो जाए तो इसका मतलब वो एक डेथ सेंटेंस है, वो एक लाइलाज बीमारी है। बट आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और डायग्नोसिस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है हमारी जागरूकता, हमारी विजिलेंस को, क्योंकि जब तक हम उस स्टेप तक पहुंचेंगे नहीं, उसके आगे की चीजें होंगी नहीं। तो टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मेजॉरिटी टाइम्स ये जो जितने भी कैंसर्स होते हैं, चाहे कहीं का भी हो, हम जिसके बारे में बात करेंगे, ये अक्सर 40 की एज के बाद होता है, चाहे आप पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें। तो पहला जो एक धारणा है कि सिर्फ महिलाओं में ही मेजरली कैंसर्स होते हैं या फिर मेल्स में बहुत ही गिने चुने एक तो टाइप के ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर शरीर के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसके रिस्क फैक्टर्स, कि किस किस वजह से किस किस शरीर के पार्ट का कैंसर हो सकता है। तो अक्सर हम बोलते हैं कि पुरुषों में जो कैंसर्स के मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं कि एक स्मोकिंग वाली चीज को लेकर, दूसरी बीड़ी, तंबाकू या गुटखा यानी कि टोबैको स्मोकिंग एंड ऑल, उस चीज को एज अ रिस्क फैक्टर मान के। और अक्सर लेडीज में अगर हम देखते हैं तो 40 की उम्र के बाद अक्सर ब्रेस्ट का कैंसर, सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस पार्ट को, यानी कि शरीर के किस अंग को कौन सा कैंसर प्रभावित कर रहा है, उसके सबसे शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, जो कि हम अमूमन साधारण जिंदगी में देख पाए, तो ना केवल आप अपने आप को बल्कि अपने नियर वंस, डियर वंस, आपस के आपके परिजनों को भी सचेत कर सके। क्योंकि जैसा हमने बताया कि बचाव ही उपचार है। तो अगर हम मोस्ट कॉमन कैंसर्स की बात करें, तो मोस्ट कॉमन कैंसर्स आज की डेट में दो भागों में मैं डिवाइड करूंगी। एक होता है ब्लड का कैंसर, जो खून बनने की प्रक्रिया को किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्ट करता है, और दूसरा होता है सॉलिड कैंसर, यानी कि किसी की बॉडी के पार्ट का कैंसर। वो ब्रेन कैंसर हो सकता है, माउथ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर, पेट में भी विभिन्न भागों का, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड यूरिन का कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड कैंसर की, तो हमें जानना जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी चीज होती है बेसिक जिससे हमें एक सिग्नल मिल जाए कि हाँ, इसको ब्लड कैंसर होने की संभावना है? तो सबसे पहले होते हैं उसके लक्षण। तो अक्सर हम देखते हैं कि शुरुआती लक्षण में जो पेशेंट होते हैं, चाहे वो यंग एज ग्रुप के हो या एडल्ट एज ग्रुप वाले हो, उनको थकावट,
थकान अक्सर महसूस होती है। अब सबसे क्वेश्चन ये रहेगा अमूमन में कि हम डेली थकान महसूस करते हैं, तो क्या हम सबको ब्लड कैंसर की शिकायत है? नहीं। ये थकान ऐसा होता है कि आप 2 कदम चलने पे, जो कि आप पहले से भी कर रहे थे, आपको थकान ज्यादा महसूस होने लगी है, या आपको बॉडी में 2 कदम की चलने की क्षमता पर दिन के हिसाब से कम होती जा रही है, आपका वजन कम होने लगा है, भूख कम लगने लगी है, ये सारी चीजें, सांस का फूलना, जो अक्सर हम बोलते हैं कि हम 1 या 6 या 7 सीढ़ियां एक बार में ट्रैवल कर लेते थे, अब 2 सीढ़ी पे ही मुझे रुक के सांस लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद आगे जाके मुझे एक सफर तय करना है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर कॉम्प्लेक्स में आपको रेगुलरली चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने ब्लड की जांच कराएं, बेसिक सीबीसी कराएं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, टीएलसी, अगर वो सही दिशा में नहीं है, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे कि किस चीज की क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग उस कैंसर का हम डिटेक्शन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज का कहना यह है कि अक्सर जो एज के बढ़ते ही जो ब्लड के कैंसर होते हैं, उनमें हमने देखा है कि अनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होना, और उसके साथ में आपके प्लेटलेट या टीएलसी जो हमारे इन्फेक्शन के सेल्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंटली कम होते हैं। तो दूसरे सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं कि अचानक से आपको अमूमन नॉर्मल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन की हो रही है, यानी कि जब आप नॉर्मली 6-7 साल आराम से रहते थे, अब आप 1 साल में 4 बार विजिट कर रहे हो कि आज आपको निमोनिया जैसा हुआ, कल आपको कोई और इन्फेक्शन हुआ, तो भी टाइम आ गया है कि आप अपना टेस्ट करा के देखें कि क्या आपके ब्लड के सेल्स में कोई उतार चढ़ाव मिल रहे हैं। तो वो पहला ट्रिगर होगा और पहला स्टेप होगा आगे ब्लड कैंसर के डिटेक्शन का। ये बात थी मेनली ब्लड कैंसर्स की। नाउ कमिंग टू, अगर हम डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के कैंसर की बात करें, तो अक्सर मोस्ट कॉमनली हमें लंग्स का कैंसर बहुत सुनने को मिलता है, यानी कि छाती का कैंसर, जो कि विभिन्न प्रकार का होता है। तो उसमें सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, बुखार। अक्सर हम बोलते हैं कि हमारे को शरीर में हरारत हो रही है या हल्का बुखार चल रहा है, तो टाइम है कि आप अपना टेम्परेचर जरूर चेक करें। अगर किसी को बुखार या बुखार जैसा या हरारत फील हो रही है, तो प्लीज आप आवाज अपना नहीं आ रहा टेम्परेचर है को मेरे को। मॉनिटर करें। दूसरी चीज, सांस का फूलना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बुखार के साथ में अगर आपकी रेगुलरली सांस फूल रही है, या थोड़ा सा काम करते ही या 2 कदम चलते ही जो आप पहले आराम से तय कर लेते थे, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, खांसी। रेगुलरली लंबे समय से आपकी खांसी चली ही जा रही है, या बढ़ रही है, या खत्म नहीं हो रही है, दोनों ही बातें हैं। और सूखी या माइल्ड बलगम वाली खांसी, साथ में बुखार, साथ में सांस की दिक्कतों का होना। अब चौथी और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है भूख का ना लगना और वजन का कम होना। ये चारों पांचों चीजें अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, जो कि 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा के हो गए हैं, एंड उसके ऊपर आपका रिस्क फैक्टर, अगर आप में से कोई स्मोकिंग करते हैं या आपके परिजन हैं जिनका स्मोकिंग हिस्ट्री है और उसमें इस तरीके की सिम्टम्स आ रहे हैं, तो और भी हमें अलर्ट और सचेत होना है कि हम लंग कैंसर के लिए आगे बात करें। तो इसके लिए सबसे पहले ये सारे सिम्टम्स, उसके बाद अगर लगा तो एक्सरे या सीटी स्कैन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर उसमें भी हमें डाउट लगता है तो हम उस एरिया की बायोप्सी करके ये कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हर कैंसर के लिए 3-4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन सबकी कॉमनेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है उसका पिकअप होना। कोई भी कैंसर को लाइलाज हम तब बोलते हैं जब वो उस स्टेज तक पार हो जाए कि वहां पर इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आप जल्दी से जल्दी उसको पिकअप कर लें, तो उसका इलाज भी संभव है और आप कैंसर को बाकी के शरीर में फैलने से भी रोक सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट कैंसर जो हमारे शरीर में मोस्ट कॉमन होता है, अक्सर मैं देख रही हूँ कि हमारे एल्डरली अंकल्स काफी है एज एन ऑडियंस, तो मैं सचेत करना चाहूंगी प्रोस्टेट के कैंसर के ऊपर, जो कि एल्डरली मेल्स में काफी हमें मिलता है आज के डेट में। तो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम जो होते हैं अक्सर 50 की उम्र के बड़े मेल्स में होती ही है काफी लोगों में। बट क्या ये प्रॉब्लम रेगुलर चल रही है? और उसमें क्या होता है, पेशाब का रुक रुक के आना, बार बार आना, ऐसा लगना कि आप
एक बार गए हो और आपका कंप्लीटली आप अच्छे से पेशाब नहीं कर पाए हो और आपको बार बार एक अर्ज बना हुआ है कि आपको यूरिन जाके क्लियर करना है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेशर, जोर लगा के ही वही आपको यूरिन पास करने में लग रहा है जो पहले एक नॉर्मल स्ट्रीम की तरह होता था। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपका वजन कम हो रहा है या भूख कम हो रही है, तो ये सारे लक्षण है कि आपको अपने यूरिन के एरिया की जांच करानी चाहिए। और इस दिशा में सबसे पहला कदम होता है अल्ट्रासाउंड कराना, और साथ में प्रोस्टेट का एक टेस्ट होता है जो ब्लड से होता है वो कराना। इस नाते से हम लोग प्रोस्टेट या किडनी या ब्लैडर के कैंसर्स को पकड़ सकते हैं। तो अक्सर सीनियर सिटीजन मेल्स में हमने देखा है कि जब भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी या प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं साथ में, तो अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी या प्रॉब्लम नॉर्मल से ज्यादा है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा यूरिन का फ्लो, कि आपका यूरिन नॉर्मल तरीके से हो रहा है या रुक रुक के रुकावट के साथ है और आपको प्रेशर लगा के करना पड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सचेत हो और इस चीज का जल्द से जल्द ध्यान दें और फाइनली उसका निवारण करें। चौथा इंपॉर्टेंट जो है वो महिलाओं के टर्म्स में मैं बोलूंगी सबसे कॉमनेस्ट होता है, वो होता है ब्रेस्ट का कैंसर। अक्सर उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो होता है कि महिलाएं जब डेली बेसिस पे, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जब डेली बेसिस पे बाथिंग करते हैं, स्नान लेते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने चेक करें, अगर आपको कोई गांठ या कोई किसी भी तरीके की हेवीनेस फील हो रही है तो तुरंत के तुरंत जाके अपने आप को चेक करें। और इसी वजह से 40 के ऊपर की महिलाएं, अगर कोई महिलाएं आंटियां सब सुन रही हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस माध्यम से कि अगर 40 के ऊपर आप हैं तो मैमोग्राफी कराना हर साल, स्पेशली या 3 साल में एक बार जरूर कराना है, ताकि आप अर्ली से अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को पिकअप कर पाए। सेम वे अंकल्स के लिए प्रोस्टेट का लेवल का जो टेस्ट होता है ब्लड से, अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपने एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए जाएं तो वो टेस्ट जरूर कराएं, ताकि हमारे पास एक लेवल मेंटेन हो और हम उसको आगे ट्रैक अप कर सकें। तो ये बात थी मेजर सॉलिड कैंसर्स की। उसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारे कैंसर्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे माउथ का कैंसर, स्पेशली जो टोबैको च्यूइंग के लोगों को ज्यादा होता है, जिसमें सलाइवा यानी कि बलगम वाली शक्ति बहुत कम हो जाती है, मुंह पूरा सूखा सूखा रहता है, और सबसे कॉमनली मुंह के आसपास किसी तरीके का कोई गांठ या छाले से शुरुआत होते होते वो बढ़ने लगता है। और इम्पोर्टेंटली कम जो हमने देखे हैं वो होता है पेट के कैंसर्स, गॉल ब्लैडर के कैंसर्स, जिनमें अक्सर वजन का लॉस बहुत तेजी से होता है, भूख बहुत तेजी से कम होती है, एंड हमने कितनी बार देखा है कि पेशेंट एक महीने में कम से कम 10 से 12 किलो वजन लूज कर चुका होता है। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर आपके नियर वंस में भी किसी तरीके के कोई लक्षण इस तरीके के आ रहे हैं तो उनको भी अलर्ट करें एंड जल्दी से जल्दी कैंसर को डिटेक्शन के लिए ढूंढे। नाउ कमिंग टू कि हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये था स्टेप 1 कि आपने अपने इन सिम्टम्स के बेसिस पे सोचा कि कुछ गलत चल रहा है, आपका एक अलर्ट बटन ऑन हुआ। सेकंड आता है कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास गए, अक्सर एक बेसिक स्क्रीनिंग हम किसी भी फिजिशियन, और स्पेसिफिकली अगर ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर विशेषज्ञ या सॉलिड कैंसर विशेषज्ञ के पास जाके कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, मोस्टली ब्लड कैंसर में हम ब्लड के टेस्ट, और अगर किसी भी और बॉडी पार्ट का कैंसर है तो उस बॉडी पार्ट का पर्टिकुलर एक्सरे या सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड। एंड देन द थर्ड स्टेज कम्स कि जब हमें उसमें कुछ डाउट लगता है तो हम उसको फर्दर पोक करके फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं और आगे उसका इलाज होता है। अक्सर ये धारणा मानी जाती है कि इलाज उसका संभव नहीं होता या केवल कीमोथेरेपी ही सोल्यूशन है, या एक पॉइंट के बाद कीमोथेरेपी भी वर्क नहीं करती। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आज की डेट में मल्टीपल थेरेपीज मौजूद है एक पर्टिकुलर कैंसर को इकट्ठे मारने के लिए। पर जैसा कि मैं बार बार रिपीट करूंगी कि उसके लिए डॉक्टर्स को भी उतनी ही विंडो मिलनी है, तो सही समय पर अगर वो चीज पिकअप होती है तो छोटी से मेडिसिन के थ्रू भी यू कैन बी फ्री फ्रॉम द कैंसर। अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूं तो कई प्रतिशत ऐसे कैंसर्स भी हैं
जिनका पिकअप होना ही बहुत है, उनके लिए आपको कई बार कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है थ्रू आउट द लाइफ आपकी, बट वेरी इंपॉर्टेंट है उसका डिटेक्शन होना या डायग्नोसिस होना। सो आज जो कैंसर दिवस मनाया जाएगा वो हम लोगों के लिए प्रण लेने वाली बात है कि हम आज से प्लेज लें कि हमको भी अगर कोई सिम्टम्स है या हमारे नियर एंड डियर वंस को इस तरीके के कोई सिम्टम्स है तो हमें इग्नोर नहीं करना, उसका उचित डायग्नोसिस करना है। और अगर किसी को कैंसर पिकअप होता भी है तो ये लाइफ का एंड नहीं है, इसका इलाज जरूर संभव है। तो थैंक यू वेरी मच एंड नाउ आई वांट कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमसे पूछिए। जो भी सीनियर सिटीजन नेहा मैम से अपने क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट कि नेहा मैम जी आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। या फिर आप अपनी स्क्रीन पे हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप कैमरे में हैंड ऑन कर सकते हैं, हैंड रेज। आदेश जी मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। आपकी स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे आदेश जी मैसेज आ रहा होगा, आप उस पे ओके कीजिए। यस डन, यू कैन आस्क सर। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार गर्दन के पीछे साइड में गांठ बन जाती है, तो इज इट सिम्टम ऑफ यानी कैंसर डेवलपिंग ओवर? सर तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो गांठ, पहली बात तो वो बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की गांठ है जो अक्सर फैट की वजह से भी बनती है, या वो एक बहुत हार्ड निशान है और ओवर अ पीरियड 5 से 6 दिन वो खुद से रिड्यूस हो रही है, या वो बनी ही कंटिन्यूड है, या वो बढ़ रही है। तो अगर वो हार्ड है, खुद से बढ़ रही है और उसके साथ में जैसे मैंने बताया अदर सिम्टम्स की बॉडी में वीकनेस, हरास, ये सब लग रहा है, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। को थोड़ा थोड़ा उसे दबाने से पेन भी होता है, उसमें कई बार लाइट पेन होता है उसे दबाने से। राइट, तो सर ये पहली बार है या ये हर मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली ये गांठ बनती है? नहीं, पहले बनी थी, फिर बंद होगी, फिर अब बननी शुरू होगी। जैसे एक मैं दबा रहा हूँ गर्दन को अपनी उंगली से तो मुझे पेन हो रहा है, पीछे लाइट पेन हो रहा है मुझे उसमें। और ये कितने समय से है गांठ? ये है तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने से। सर तो इसको आपको दिखाना है बिकॉज 1 से 1.5 महीना बहुत ही लंबा टाइम होता है किसी भी छोटी गांठ का हीलिंग ना होने का। तो अगर ये कोई भी इंफेक्शन की गांठ है या फैट की गांठ है तो वो अक्सर घुल जाती है या खत्म हो जाती है। अगर 1.5 महीने से वैसी की वैसी है तो उसको देखकर और उसके आसपास के एरिया को देखकर हमें ये डिटेक्ट करना होगा कि क्या ये गांठ एक नॉर्मल गांठ है जिसको हम रहने दें या इसका फर्दर डायग्नोसिस करें। तो थैंक यू वेरी मच ये क्वेश्चन ब्रिंग अप करने के लिए। तो यही एक तरीके होते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इन चीजों को डिटेक्ट कर पाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक विनोद कुमार जी पूछना चाह रहे हैं। जी सर। अधीश के नाम से वैसे भी पूछना पड़ा। विनोद कुमार जग्गी जी पूछ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे एक मैसेज आया उसको ओके क्लिक कीजिए। बोला ना सर, दीजिए वो अधीश ही लिखा रहा है, इसको अधीश डाला हुआ है। विनोद कुमार जग्गी जी। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी सर, बताइए। मैम मेरे जो राइट लेग में नी के नीचे अंदर की तरफ एक गांठ है और मैंने उसको मणिपाल हॉस्पिटल में द्वारका में एक सर्जन को दिखाया भी था कि कोई कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है, तो उन्होंने तो ये बोला कि कोई ऐसी कैंसर से रिलेटेड नहीं है, आप चाहें तो इसको निकलवा भी सकते हैं, ना भी चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यू बीइंग इन द कैंसर ट्रीटमेंट, तो आई वांटेड टू आस्क यू कि क्या इसका कोई कैंसर से रिलेशन हो सकता है? ये दिखा दो ब्रेस्ट में जो मैंने निकाल रखा है। एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या वो गांठ में आपको दर्द वगैरह होता है या कोई दर्द वर्द नहीं है मैडम, उसमें कुछ दर्द नहीं है। राइट। तो कई बार क्या होता है ना सर, अगर हमारा सडन वेट गेन या वेट लॉस भी होता है तो जैसे मैंने बताया लाइपोमा फैट की गांठें होती है। हाँ जी हाँ जी वहाँ पे रह जाती है और क्योंकि वो अगर 2 जॉइंट के बीच का एरिया है तो वो अक्सर पड़े पड़े वो हार्ड होने लगती है, तो कई बार वो चीज भी वैसा ही प्रेजेंट करती है। बट जैसा कि आप ऑलरेडी वो स्टेप पे आगे बढ़ गए कि आपने किसी डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद इंफॉर्मेशन है कि ये एक केवल मेरे को
जैसा आपका सुन के लग रहा है वो एक लाइपोमा टाइप है, जो कि फैट की गांठ होती है, जो अक्सर काफी लंबी चलती है। बट अगर उसमें पेन शुरू हो या वो गांठ का साइज बढ़ने लगे, हाँ जी। या आपको कोई और सिम्टम्स जैसे कि हरारत, भूख का कम होना, वजन कम होना किसी गांठ के साथ फील होने लगे, तो हमारे को उसकी ट्रिगर होनी चाहिए। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और भी जो आपने सिम्टम्स बताए हैं ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं है, सिर्फ ये गांठ है, और वो भी थोड़ा बीच में मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई थी तो थोड़ा कम हो गई थी, और अभी भी सॉफ्ट सी है, ना पेन है ना कुछ है, बस नी के नीचे अंदर की तरफ है, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने चेक करवाया था तो मेरे को यही बताया गया था, तो मैं कहा आपकी राय ले लूं उसमें क्या क्या। Absolutely, sir. So अगर फिजिकली भी चेक हो चुकी है वो गांठ, तो आई हाँ थिंक जी, then in that case it's just a fat cyst, so we can wait. राइट मैडम, थैंक यू वेरी मच। जी। हाँ, हाँ जी, शुभेंदु जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। डॉक्टर एक्चुअली मैं प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअली ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 तक मेरा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था। वो बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बोलते थे डॉक्टर। तो उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज भी किए, कुछ किए, तो फिर मेडिसिन भी रेगुलरली खाता हूँ। सिलोट्रिप 8 खा रहा हूँ। तो उसमें क्या है ना, अभी तो एनलार्जमेंट तो नहीं है, डॉक्टर बोलते अल्ट्रासाउंड किए तो उसमें एनलार्जमेंट नहीं है, बहुत मतलब साइज इज विद इन नॉर्मल, एंड जो रेसिड्यू भी वो भी ज्यादा नहीं है, लेकिन बार बार पेशाब होता है, और रात को पर्टिकुलरली मैं थोड़ा ज्यादा पानी भी पीता हूँ रात को, और पर्टिकुलरली रात को 4-5 बार पेशाब होता है, और थोड़ा सा स्लो होता है, वो जो जैसे वर्टिकल होता है, कोई प्रोजेक्टाइल जैसे आता नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना? सर तो उसमें 2-3 चीजें मैं आपको बोलूंगी। पहली बात, बिनाइन प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अक्सर आपकी उम्र के एल्डरली मेल्स में हम देखते हैं, तो इसको कैंसर से डिफरेंशिएट करने के कुछ मापदंड है। ऑफ कोर्स एक आपने ऑलरेडी कराया अल्ट्रासाउंड पोस्ट हॉर्डल यूरिन, यानी कि यूरिन के खाली करने के बाद भी कितना रेजिड्यूल यूरिन बचता है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हर 3 से 6 महीने के अंतराल पे आप कराएं। दूसरा, जैसा कि मैंने अपनी टॉक में भी बोला कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA लेवल्स, वो भी आप हर 6 महीने में ट्रैक करते रहिए। वो तो बिलो 0.1 0.2 ऐसा रहता है, बिलो 1 ऑलवेज। जी सर, सो दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि अगर ये वैल्यूज लो है, आपका पोस्ट मॉर्टम यूरिन में कोई बहुत चेंज नहीं आया है, तो हम लोग इसको BPH का मान के उसमें दवाइयों का कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्लियरली मैं आपको बोल पाऊंगी कि आपके सिम्टम्स पे बहुत रिलीफ शायद नहीं हो रहा, बट दिस इज मोर अ केस ऑफ अ BPH, बिनाइन प्रोस्टेट, नॉट अ कैंसरस वन। लेकिन अगर इसी में ही आपका सडन चेंज हो जाए, या आपकी यूरिन की रुकावट ज्यादा आने लगे, या आपकी प्रोस्टेट के एंटीजन के लेवल्स बढ़ जाए, तो हमें ये ट्रिगर मिलता है कि हमें कैंसर को रूल आउट करना है, जो कि अभी स्टेज पे नहीं लग रहा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपना डायबिटिक स्टेटस नॉर्मल है, राइट? नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर ये डायबिटिक के भी लक्षण होते हैं जिनको हम केवल प्रोस्टेट मान के छोड़ देते हैं। तो अगर डायबिटीज रूल्ड आउट है, आपकी बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, तो मेरे हिसाब से आपको प्रोस्टेट के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन या उस मेडिसिन की डोज बढ़ानी चाहिए। एंड कैंसर के लिए आप अपना 3 से 6 महीने पे वर्कअप कराते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड और प्रोस्टेट लेवल्स, वो आप कराते रहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच जी। कोई भी सीनियर सिटीजन मैम से अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जय भगवान जी, पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे चलने के टाइम सांस का फूलना, थकावट का महसूस होना, और बात करते टाइम पर भी सांस का फूलना, क्या ऐसा कोई सिम्टम है ये? जी सर, बिल्कुल है डेफिनेटली। आई मीन अक्सर एल्डरली एज में हम देखते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है, तो खांसी या फिर सांस फूलना हार्ट की वजह से है, हीमोग्लोबिन कम की वजह से है, या छाती की वजह से है। तो सांस फूलना एक कॉमन सिम्टम है जिसके 3 अलग अलग दिशाओं में 3 कारण हो सकते हैं। तो अगर ये सांस फूलना बड़ा है,
जो पहले 4 कदम थे वो अभी 2 कदम पे ही आपकी सांस फूल रही है, या बैठे बैठे बात करने पे भी अगर सांस फूलती है तो जी। डेफिनेटली इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका हमें वर्कअप कराना पड़ेगा। इसके लिए बेसिक ब्लड का टेस्ट, हो सके तो छाती के लिए इको जो आपका हार्ट का स्टेटस बता पाए, और तीसरी चीज अगर एक्सरे, अगर बाकी के सिम्टम्स जैसे कि खांसी, बुखार, वजन कम होना भी इसके साथ है तो मैं एक्सरे भी रिकमेंड करूँ, बट डेफिनेटली इसको नजरअंदाज नहीं किया जा तो सकता। अदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी, शुगर, खांसी, ऐसा कोई फीवर वगैरह नहीं है? सिर्फ एक बैठने से भी सांस फूल जाती है, चलने से भी फूल जाती है, थकावट भी लगती है? नहीं सर, डेफिनेटली ये लक्षण हो सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो। तो जैसा जी। मैंने आपको बताया कि सांस फूलना एक जी। लक्षण है। अब वो लक्षण के कारण अलग अलग हो सकते हैं लेवल पे, हार्ट की वजह से, लंग्स की वजह से, या नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कमी की। तो तीनों को ही हमें साइड बाय साइड देखना है और एक एक करके रूल आउट करना है, ताकि हम पिन पॉइंट कॉज पे पहुंचे और उसको ट्रीट करें। ठीक ठीक है, जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी जी अग्रवाल जी। हेलो, हाँ जी। मैं आर के अग्रवाल बोल रहा हूँ। आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, ऐसा है, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे फादर को प्रोस्टेट की दिक्कत थी, उन्होंने ऑपरेशन भी कराना पड़ा था। मेरी एज 68 के करीब है, तो कोई प्रिकॉशन ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट के लिए फिलहाल तो मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, लेकिन कोई प्रिकॉशनरी कोई एक्सरसाइज वगैरह आप खास तौर से प्रोस्टेट के लिए अगर आप एडवाइस करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राइट सर। सर तो 2 चीजें हैं उसमें। एक तो ये कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, इसीलिए जैसे अगर आप अपना एनुअल हेल्थ चेकअप जब कराते हैं तो हर साल एक बार अपने प्रोस्टेट के लेवल्स जरूर चेक कराएं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका अगर यूरिन का फ्लो और सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन चाह रहे हैं तो अच्छे से पानी पीजिए। और यूरिन जाते वक्त अननेसेसरी, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पानी कम पीते हैं बहुत, तो यूरिन का फ्लो बहुत कम होता है तो हमें जोर लगाना पड़ता है। तो अगर आपके प्रोस्टेट लेवल्स हर साल नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं, आपको यूरिन वगैरह करते टाइम कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, तो केवल आप अपने नॉर्मल हाइजीन और अच्छे फ्लूइड, मतलब अच्छा पानी वानी पी के हाइड्रेशन से ही चीजों को मेंटेन रख सकते हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पानी ज्यादा पीऊँ, और मुझे पहले वो स्टोन की भी प्रॉब्लम थी इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, और बहुत सालों से मुझे मतलब यूरिन तो स्लो पास होता है, कोई रुकावट या प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, और ये जी सर। काफी सालों से अभी वैसे ही चल रहा है और कोई सर प्रॉब्लम तो भी नहीं। और एक सजेशन रहेगा कि स्टोन्स का क्या स्टेटस है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड अगर आप एक बार बीच में कराएं तो वो बेहतर रहेगा, कि स्टोन का स्टेटस भी और उसमें आपके प्रोस्टेट का साइज भी, दोनों आपको पता चल पाएंगे। और अल्ट्रासाउंड से किसी को वो साइड इफेक्ट रेडिएशन का नहीं होता, तो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सेफ टेक्निक है ये देखने के लिए कि आपके किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट सबका क्या स्टेटस चल रहा है। नहीं, मतलब ये प्रोस्टेट का एक तो लेवल कराना चाहिए, और स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड। हाँ दो जी सर, टेस्ट। क्योंकि आपने बताया कि आपको स्टोन्स की हिस्ट्री है, तो वो हाँ, स्टेटस भी चेक करना हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, तो दो टेस्ट कराने जरूरी है। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई सीनियर सिटीजन अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सप्रे विनय जी, आप अपने आपकी स्क्रीन पे मैसेज आया, आप उसे ओके कीजिए, यस कीजिए। सप्रे विनय जी, आपकी स्क्रीन पे अब टच कीजिए, ओके यस क्लिक कीजिए बटन। हम आपको म्यूट कर नहीं। देता। हाँ ओके, अब जी, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी अच्छा, वैसे मेरी हेल्थ तो क्वाइट अच्छी है, मगर क्या होता है कि जब जब यूरिन का प्रेशर आता है, तो जब तक मैंने इवन अंडरवेयर नीचे सरकाते हुए एक आध दो बूंदे निकल ही आती है, यानी कंट्रोल नहीं कर पाते। ये क्या, इसके लिए कोई सोल्यूशन होगा?
सर सॉल्यूशन से पहले हमें प्रॉब्लम का तह तक पहुंचना जरूरी है, तो मेरे कुछ क्वेश्चन है। क्या शुगर का स्टेटस आपका नॉर्मल है? क्या? शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है सर आपको? मुझे डायबिटीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो अक्सर अगर ये प्रॉब्लम डायबिटीज का नहीं है तो दूसरी एक एज के साथ में एक चीज होती है, जैसे हम कहते हैं एज रिलेटेड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। बोले तो अक्सर ये चीज जो होती है कि हमारे को एकदम से यूरिन का बहुत तेज प्रेशर आ रहा है और वो बाय द प्रोसेस आप वॉशरूम तक जाओगे, वो अर्ज कंट्रोल नहीं हो पाता। तो अक्सर अगर सिम्टम आपका बहुत नया डेवलप हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यूरिन के इन्फेक्शन को सबसे पहले हम रूल आउट करें। एंड देन सेकंड, यूरिन का इन्फेक्शन सर। अगर ये चीज बहुत ही न्यू डेवलप हुई है तो इसके कुछ ही कारण होते हैं कि अगर नहीं, यूरिन इन्फेक्शन नहीं, अभी ये सब टेस्ट करवा चुका हूँ मैं, मगर कोई इन्फेक्शन वगैरह यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो अगर आपके जांचों के हिसाब से आपका स्टेटस क्लियर है, जैसे कि डायबिटीज, प्रोस्टेट और इन्फेक्शन, अगर ये तीनों चीजें क्लियर है, नॉर्मल है, देन वी गो टू सर्टेन एक्सरसाइजेस जो होती हैं ताकि आपके पेल्विक, जो आपके नीचे के हिस्से के मसल्स हैं, वो कंट्रोल रहे और वो होल्ड करने की क्षमता उसमें ज्यादा हो, नंबर 1। एंड सेकेंड, कुछ मेडिसिन भी आती हैं सर, वो फिर हम देते हैं प्रोवाइडेड अगर आपकी पहली 3 चीजें क्लियर है। हाँ, एक्चुअली मुझे प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं अच्छी खासी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मेरा वॉकिंग इज मोर देन 7 to 8 किलोमीटर डेली जी, और रेगुलर एक्सरसाइज भी रहती है, अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगिक एक्सरसाइज आल्सो। मगर ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। नो, अंडरस्टैंड डेफिनेटली सर, ये कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये भी काफी कॉमन चीज है जो हम देख पाते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अक्सर कई लोगों के स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी भी जब ज्यादा होती है तो भी इस तरीके के फैक्टर्स आते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया कि हम स्टेप वाइज डायरेक्शन में अगर चलें तो अगर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप सब ठीक है तो फिर इसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं सर। आई थिंक हम अपने इस वेबिनार के बाद मे बी सोनिया कैन टेक माय नंबर एंड हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर दी फर्दर डिटेल्स एंड इंक्वायरी, राइट सर? ओके, थैंक यू। सोनिया तो मेडिकल करून देते ते म्हणताय की एंजाइटी मुळे होत असेल, आता नहीं जाते। कौन कर रहे हैं ये? कौन कर रहे हैं? So I think I just suggest one thing, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो ऑडियंसेस हैं they are all my uncles, so I will request इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि एटलीस्ट आप अब से अपने एनुअल हेल्थ चेकअप में प्रोस्टेट लेवल जरूर कराएंगे। आप अपने आसपास अपने जो हमने जितने भी आज सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, एटलीस्ट अलर्ट और विजिलेंट मोड पे ये सारी चीजों को चेक करके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की कदम बढ़ाएंगे। एंड तब तक के लिए हेल्दी लिविंग, अच्छे से अपना फ्लूइड मेंटेन करके, यानी कि पानी का लेवल, और एक्सरसाइजेस पूरा मेंटेन करेंगे, बिकॉज जैसा कि हम बार बार बोलेंगे, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। So can we end, Neha ji? Yes, Sonia, we can. अगर there are questions या किसी के कोई और queries नहीं है, और किसी के, या मैम जस्ट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर किसी भी, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स, अगर किसी के भी कोई भी मन में क्वेश्चन है तो प्लीज सर आप लोग पूछिए। मैडम आज आपके साथ में है और आपको प्लीज गाइड करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने लिए, या मैंने जैसे बताया, आपके अपने नियर वंस, आपके फैमिली में कोई, आपके परिजनों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या इस तरीके की समस्याओं से गुजर रहा है या गुजर रही है, तो आप प्लीज अपने डाउट्स को क्लियर करें। एंड अगर अभी नहीं और आपको कभी भी फ्यूचर में आप उनसे मिलते हैं या खुद को कभी भी इस तरीके का है, तो हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे
फर्दर एक्सपर्टीज और ओपिनियन के लिए। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ आपसे पूछना चाहती है। जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ना ब्रेस्ट में एक अभी 2 मतलब हफ्ता 10 दिन से एक फिंसी शुरू हुई है। तो उसमें कोई गांठ वगैरह नहीं है, तो कोई पेन भी नहीं है। हाँ जी मैम। मैंने दवाई लगाई, उससे थोड़ा सा आराम आया। हाँ जी मैम। मुझे उस दवाई से आराम, मैं दवाई लगा रही हूँ, उससे आराम आया और अब थोड़ी ठीक है। तो उसका क्या करूँ, दिखाऊं या ये ट्यूब है तो पीछे आई थिंक ये मेडिसिन लगा रही। मैम आपको वीडियो आपका ऑन है? हाँ जी। नहीं, आपका वीडियो ऑफ है शिवांश गौतम जी से जहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं आप। हाँ जी, बिकॉज मुझे कोई फोटो दिख नहीं पा रहा है मैम, तो इसलिए आप अपने यहाँ से वीडियो को ऑन कीजिए सो दैट हम देख सकें। ऐसे करूँगा मैं। सबसे लास्ट में आपका एक कैमरे का साइन बना होगा, सबसे नीचे। हाँ मैडम आ गया, वीडियो तो आ गया। मैम आपको हम देख नहीं पा रहे हैं, आप शिवांश गौतम जी के आईडी से ही बात कर रहे हैं ना? जी हाँ जी। मैम आपका वीडियो विजिबल नहीं हो पा रहा है, आप मेडिसिन का नाम भी लिख सकती हैं। अच्छा जी। आप अपने, हाँ जी अभी आप दिखे मुझे। जी मैम थोड़ा सा आगे कर सकते हैं ट्यूब का नाम। मैम सेंटर में रखिए प्लीज। जी तो मैम ये जो मेडिसिन है, ये ट्यूब है ना, ये बेसिकली एक लोकल स्टेरॉइड है, ठीक है? लोकल मतलब नॉट द लोकल कंपनी बट लोकली लगाने वाला स्टेरॉइड जो आप किसी भी एरिया पे लगा सकते हैं। तो अगर गांठ इसके लगाने से आपकी गांठ कम हुई है तो यानी कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या रिएक्शन कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से है, बट आपकी एज को देखते हुए एंड ब्रेस्ट में गांठ को 40 प्लस के बाद हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। तो मेरे हिसाब से मैम एक बार ये आपको फिजिकली चेकअप के लिए आना चाहिए। फिजिकली चेकअप के हिसाब से एक बार उसकी गांठ की कंसिस्टेंसी, उसका साइज, उसके आसपास का एरिया, अगर वो सब ठीक है तो ही हम आपको आगे का ट्रीटमेंट सजेस्ट कर पाएंगे, बट डेफिनेटली हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक मैडम जी। और मेरे को डॉक्टर साहब यहाँ ना हार्पिक हुआ था पहले। हाँ जी। किसी हार्पिक, मेरे हार्पिक की दवाई मैंने खाया, उसी जगह मतलब ये चीज नहीं, और ये मेरे को हाँ जी चुभन से होती है कुछ। जी सो जो आप चुभन या जलन की बातें कर रहे हैं, जैसे जलने वाला पेन जो होता है हल्का हल्का, या करंट जैसा लगना सही टर्म होगी, वो आफ्टर हर्पीज होता है। वो चीज डिफरेंट है। गांठ या फफोले या फुंसी का होना एक डिफरेंट चीज है। हर्पीज के बाद अक्सर हमारी जो नसें होती हैं, नसें बहुत अफेक्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बर्निंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फ्रेश गांठ का, वो भी ब्रेस्ट जैसे एरिया में, वो भी 40 के ऊपर की उम्र में, हमें देखना है, जैसा कि मैंने बताया कि रूल आउट करना है, और फिर ही हम आपको फर्दर डिसाइड कर पाते हैं। ठीक जी थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई भी सीनियर सिटीजन अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आदेश जी आप अपना क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं? तो जैसे नहीं हो सकता ना, जैसे बिकॉज हम अपना एंड कर रहे हैं सेशन। ओके, थैंक यू सो मच नेहा रस्तोगी जी कि आपने में डॉक्टर ने कैंसर के बारे में काफी चीजें अवेयर करवाई
और मेकिंग कैंसर डिटेक्ट के बारे में फोकस किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा रस्तोगी जी। थैंक यू सो मच फोर्टिस हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच अभिषेक सर। थैंक यू सो मच सीनियर सिटीजन फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। अभी चली जाना। Thank you, Dr. Neha. It was very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much for attending. नेहा जी, सोनिया जी, सोनिया जी, डॉक्टर नेहा एक मिनट सर वेट करेंगे। हमारे बीच में राजीव रंजन सर ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड है, एडिशनल सीपी दिल्ली पुलिस से स्पेशल ब्रांच से। 8 बजे बता रहे हैं, टीवी में देख लेना। डॉक्टर भी हैं जी। सोनिया जी। हाँ जी सर। हाँ, राजीव रंजन सर ने हमारे बीच में आ गए हैं, प्लीज उनका थोड़ा वेलकम कर दीजिए। राजीव रंजन सर हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड। डेफिनेटली सर। मैंने जैसे ही आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप सबको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि राजीव रंजन जी हु इज रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली पुलिस, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कर लिया है उन्होंने हमारे लिए। डेफिनेटली उन्होंने इतना समय निकाला और फोर्टिस हॉस्पिटल और 24/7 केयर फाउंडेशन की तरफ से मैं राजीव रंजन जी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजीव रंजन है जी। डॉक्टर है, आईपीएस है। सर ओवर टू यू सर, राजीव रंजन सर। सर आपका माइक ओपन नहीं है राजीव रंजन सर। सर आपका माइक ओपन नहीं है। नेहा जी, सोनिया जी एक बार देखिएगा सर का। Is that okay now? Yes sir, okay sir. Yes sir. Good evening everybody. Good evening everybody. Good evening sir. Kindly enlighten me. I'm enjoying the discussion. I'm hearing it. I do not have much to add to it. Okay, all right sir. Thank you. Thank you so much sir for joining the webinar. सोनिया जी अब हम क्लोज करें इसको, और कुछ क्वेश्चन वगैरह किसी के हैं? नहीं जी, कोई क्वेश्चन नहीं और। सारी क्वेरी हमारी नेहा जी ने हमारी सब सीनियर सिटीजन के सब क्वेश्चन का आंसर दिया है। Thank you so much नेहा जी for the wonderful informative session. Thank you so much. So I request to all the senior citizen, आपके साथ में 24/7 केयर फाउंडेशन जो जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इनको हर जगह से इनको अप्रिसिएशन मिलता है फ्रॉम आवर एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अस्थाना साहब ने इनको कई बार अप्रिशिएट किया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ 24/7 केयर फाउंडेशन, सोनिया जी एंड मिस्टर आशीष को भी, जो कि इसके फाउंडर हैं। और आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह की, सोनिया जी अगर कोई भी जरूरत पड़े रिलेटेड टू एनी वेबिनार, हेल्थ रिलेटेड कोई भी सेशन कराना हो तो प्लीज लेट अस नो। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Definitely sir. Thank you so much. एंड थैंक्स टू डॉक्टर नेहा रस्तोगी ऑल्सो कि मैम आपने अपना कन्वीनियंट टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच। Thank you everyone and keep safe, keep healthy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your kind cooperation. Thank you so much.